वो सारस जिसको उसने दवा इलाज करके ठीक किया, मर जाता वो सारस जी। दवा इलाज उसने करके ठीक किया, वह सारस को अपने साथ रखा, उसका मित्र बन गया है, तो फिर उससे क्यों जुदा कराया जा रहा है? उससे क्यों अलग किया जा रहा है? उसका क्या अपराध है? किसी की मदद करना और प्रेम से उसकी सेवा करना ये अपराध है? जब बात सीटों की हो रही है, आप लोग 80 कार्यकर्ता नेता जो हैं 80 का दावा कर रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा कि 50 को हम मान के चल रहे हैं कि इतना तो हम जीतेंगे ही और यही असर पैदा कर देगा। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव कहते थे जनता में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये हमारा जो घोषणा पत्र है वह कुरान और गीता की तरह से होना चाहिए। ये जनता के बीच में झूठ बोलते हैं, जनता से झूठ बोलते हैं, झूठ ही इनका सबसे बड़ा सहारा। 8-10 लोग भागने वालों में किसी को यह देश में ला पाए? उसके पहले ये कहते थे मैं देश में पकड़ लाऊंगा, दाऊद को पकड़ लाऊंगा, इनको पकड़ लाऊंगा, किसी को पकड़ के ले आए? लोग ऐसा कहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी को जो चुनाव होते हैं उसमें हराने के लिए मोदी जी ही हरा सकते हैं, मोदी को दूसरा कोई नहीं हरा सकता। इस तरह की भी लोग बातें कहते, हो सकता है ये जुमला हो, लेकिन लोग कहते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि विपक्ष कितना तैयार है? विपक्ष में आपकी भी पार्टी आती है, कांग्रेस भी आती है, जेडीयू भी आती है, तमाम पार्टियां हैं, टीएमसी भी है। आपको क्या लगता है, क्या जिस तरह से अखिलेश यादव इस बात की घोषणा जाकर के कोलकाता में करते हैं कि कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो कांग्रेस पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और इससे बीजेपी का रास्ता ही आसान होगा? देखिए, सवाल इसका नहीं है, सवाल इस बात का है कि सब लोग चाहते हैं बीजेपी को हराना, तो कहाँ किसकी स्थिति कैसी है उस आधार पे तो काम करना पड़ेगा जी। जहाँ कोई पार्टी 0 रहेगी या 2-4% रहेगी, अब वो कहेगी कि नहीं हमारी ताकत मजबूत है, हमको यहाँ बड़ा हिस्सेदार बनाइए। तो ये क्या आपसी तालमेल की कमी है जो इस तरह के बयान बाहर जाके आते हैं? नहीं, ऐसा तालमेल की अभी तो कोई बात उस स्थिति में हुई नहीं। अभी तो सब लोग, मैं समझता हूँ विपक्ष में अन्य सभी दल एक बात करके, अभी तो आप देख रहे हैं कांग्रेस लोकसभा चल रही है और अडानी के इशू पर सभी दल 16 और 18 पार्टियां मिल करके, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी। हमारा प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी से, हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी को हराने में जो भी दल सहयोग करेंगे उन सभी दलों का सहयोग लेकर के गठबंधन बनेगा। तो अब इस 24 के चुनाव में क्या आंकड़ा देखते हैं? हालांकि अखिलेश जी ने 50 का आंकड़ा रखा है कि हम 50 सीटें मान के चल रहे हैं कि हमको किसी भी हालत में जीतना ही जीतना है। आप लोग 80 का दावा कर रहे थे ना कि हम 80 की 80 जीतेंगे। खैर, दावे तो अपनी जगह हैं। क्या लग रहा है कि मुलायम सिंह जी ने जो एक कह लीजिए 39 का एक जो आंकड़ा है उसको पार करने में क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, सवाल 2 होता है। एक झूठ बोलने वाले घाघ होते हैं और एक ऐसे लोग होते हैं जो झूठ बोलने में डरते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी घाघ झूठ बोलने वालों में। तो आप लोग समझाते हैं नहीं जनता? सुन लीजिए, क्योंकि आपने देखा उन्होंने कहा 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष लोगों को नौकरी मिलेगी, सीमाओं पर आतंकवादी हमले खत्म हो जाएंगे, सबको रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। बाद में लोगों ने सवाल किया, पत्रकारों ने, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं तो चुनाव में जुमला बोला गया था। शाह जी ने कहा, ठीक है, जुमला बोला गया था। तो आप बताओ, जो पार्टी जनता के बीच में झूठ बोले और उसको जुमला कहे, तो वह भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी हम 80 की 80 सीटें जीत लेंगे। वो ये भी कह सकते हैं कि हम 521 522 सीटें जीत लेंगे। तो उसके कहने से तो बात बनेगी नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के झूठ को जनता समझ चुकी है, उसके फरेब को समझ चुकी है और ये जान चुके कि भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी के लिए, पूंजीपतियों के लिए काम करती है, न कि वह गरीबों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों के लिए काम करती है। उसका उद्देश्य पूंजीपतियों के लिए धन इकट्ठा कराना और उस धन को बंदर बांट करके देश विदेश में अपने धन को जमा कराना और अपने उनके लोग उस पर
ऐसा आराम करेंगे, ये हो रहा है। आज गुजरात के जितने भी पैसे भगोड़े हैं, पैसे लेकर भागने वाले, वो सब गुजरात के हैं। चाहे नीरव मोदी हों, चाहे ललित मोदी हों, चाहे जितने लोग भी हों, वो सारे लोग भाग गए। भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की केंद्र की सरकार हो चुकी है। आज तक आप बता दीजिए 8-10 लोग भागने वालों में किसी को यह देश में ला पाए? उसके पहले ये कहते थे मैं देश में पकड़ लाऊंगा, दाऊद को पकड़ लाऊंगा, इनको पकड़ लाऊंगा, किसी को पकड़ के ले आए? ये जनता के बीच में झूठ बोलते हैं, जनता से झूठ बोलते हैं, झूठ ही इनका सबसे बड़ा सहारा है। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव कहते थे जनता में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये हमारा जो घोषणा पत्र है वह कुरान और गीता की तरह से होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी झूठ की खेती करती है, झूठ की ट्रेनिंग देती है, और उसका जो मेन मातृ संगठन है आरएसएस, वह झूठ की ट्रेनिंग देता है। सर, जब 14 से 19 तक का एक टेन्योर चला पूरा बीजेपी का, तब भी ये सारी बातें थी। आप लोग जब 19 के चुनाव में उतरे तब भी आप लोगों ने जनता के समक्ष कहा बीजेपी झूठ बोलती है, जुमला बोलती है, तमाम शोषण हो रहा है। वही चीज़ 17 के इलेक्शन में भी आप लोगों ने कहा, फिर 22 के इलेक्शन में कहा, फिर यहाँ पे भी हार हुई, और फिर अब जा करके 24 का इलेक्शन आने वाला है। लगता है जनता इस बार बात को समझ जाएगी, कुछ हला भला हो जाएगा? देखिए, वह जो चुनाव पिछले चुनाव हुए, जनता, मैं समझता हूं कि हम लोग बता नहीं पाए थे। कारण यह नहीं कि उनका भारतीय जनता पार्टी जीत गई, हम लोग बता नहीं पाए जनता को। जिस स्तर तक बताना चाहिए हम नहीं बता पाए। और आज जनता इतने दिनों की भुक्तभोगी है। जो भुक्तभोगी होता है वह स्वतः जान जाता है। और आज जिस तरह के देश के हालात हैं, सारे लोग समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह देश में भ्रष्टाचार की जननी है। अडानी, अंबानी भ्रष्टाचार की जननी है। आज जितने भी देश में भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी, मोदी और अमित शाह के पाले हुए हैं। वह पहले के ज़माने में जो कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार की बात ये लोग करते थे, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और भ्रष्टाचार हो रहा, आज थाने के थाने पर जनता की सुनवाई नहीं हो रही, पैसे से काम किया जा रहा है, तहसीलों पर पैसों पर काम हो रहा है। आज जहाँ भी जाइए ऑफिसों में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं आपका होगा। आज सारी जगहों पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इनके सारे लोग मिलकर के जनता का शोषण कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के बारे में आम आदमी की धारणा जो बन रही है कि यह देश में लूटने वालों की पार्टी है, यह देश को बर्बाद करने वालों की पार्टी है। इस आधार पर 2024 में जो आप कह रहे हैं 2004 का परिणाम उससे अधिक जाएगा। हम झूठ बोलने वालों में हम लोग नहीं। हम लोग एक्सेस कर दें कि नहीं हम सब सीटें जीत जाएंगे, सब ये कर लेंगे। चलिए, मेरा एक सवाल है आपसे यहाँ पे। जब बात सीटों की हो रही है, आप लोग 80 कार्यकर्ता नेता जो हैं 80 का दावा कर रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा कि 50 को हम मान के चल रहे हैं कि इतना तो हम जीतेंगे ही, और यही असर पैदा कर देगा, यही फ़र्क पैदा कर देगा बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। जब 2019 में मायावती जी के साथ गठबंधन हुआ तो नेताजी थे, उन्होंने कहा अखिलेश जी से कि आप तो 38 सीट पहले ही हार चुके, 38 आपने छोड़ दिया तो 38 पहले ही आप हार चुके, जिसका नतीजा लोगों ने देखा। समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीट पे ही सिमट के रह गई, और जो लुप्त प्राय एक पार्टी हो चुकी थी उस वक्त उसने 10 पे बढ़त बना ली, 10 उसके सांसद चुने गए। तो कहीं ना कहीं नेताजी की वो बात सत्य साबित हुई। अब अखिलेश जी फिर से कह रहे हैं कि हम तमाम छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी से भी उन्होंने गठबंधन किया, और जिस तरह का परिणाम उसका रहा, मुझे नहीं लगता कि आगे ये इस तरह का गठबंधन होगा। तो क्या रहेगा मामला अगर अखिलेश जी कहीं किसी से गठबंधन करते हैं? तो फिर वो सीटें देने की बात होगी, फिर वो संभावनाएं पहले जो नेताजी ने जताई थी, फिर वही कि मतलब पहले ही आप इतना कम करके हार चुके हैं, तो आगे क्या होगा? देखिए, गठबंधन जो होगा बहुत सोच विचार करके, जो ज़मीनी पार्टियां रहेंगी उन पार्टियों से गठबंधन होगा। कांग्रेस और बसपा अब जनाधार विहीन पार्टी हो गई। बसपा जिन वोटरों को लेकर के राजनीति करती थी
वो वेटर समझ गए हैं कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के ईडी और सीबीआई के डर से भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी से डर गई हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके काम कर रही हैं। और जो वोटर हैं उनको चिंता है कि देश में अगर संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो हमारे सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, हमारी सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस आधार पर उनके दिमाग में यह है कि समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है, और न कि कांग्रेस और न बहुजन समाज पार्टी। जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं जिन्होंने उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे, अगर मैं उनसे पूछूंगा तो तमाम विकास की योजनाएं बताएंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन आप विपक्ष में हैं और मैं चाहता हूं कि आप बताएं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, सांसद तो आपके भी हैं, भले ही आप अलग राजनीतिक दल से हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो यहाँ की जनता मुझे बताएगी। जनता से भी पूछेंगे, हम पूछ भी रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस दौरान उनके कामकाज का, क्योंकि अब चुनाव तो सामने है, उनके कामकाज का कुछ ब्यौरा पता है आपको, उन्होंने कितना काम किया है? देखिए, वो फिल्मी दुनिया के व्यक्ति हैं, उनको तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर ले आकर के इस्तेमाल किया। राजनीति का ककहरा भी वो नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी की साजिश में आकर के वो चुनाव लड़ गए। अब वह समझ रहे हैं सारी स्थिति। निश्चित तौर पर वो बड़बोले भी हैं। उन्होंने कहा था कि हम आजमगढ़ को बनारस की तरह बना देंगे, गोरखपुर की तरह बना देंगे, क्योटो बना देंगे, आजमगढ़ में संपूर्ण विकास हम कर देंगे, फैक्ट्रियां लगवाएंगे। आज मैं समझता हूँ कि जब आते हैं तो लोग पूछते हैं कि मंत्री एमपी साहब, हमारे क्षेत्र की सड़क टूट गई है, उस पर चलने लायक नहीं, कैसे ठीक होगी? कहते हैं मैंने तो लिख करके दे दिया है। कहीं कोई समस्या खड़ी हो रही है तो उन्होंने वो कहते हैं कि हमने तो लिख के दे दिया है। कार्रवाई एक भी नहीं। लगता है कि इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, न मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, न देश का कोई और नेता सुन रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो सांसद ऐसा होगा तो खिलौना बन के रह जाएगा, झुंझुना बन के रह जाएगा। कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया और न कर पाएंगे। अब तो समय भी नहीं बचा है, कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। तो उनसे हमारी शिकायत नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो महत्वपूर्ण सीटें रही हैं, यह गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, ये माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं। आपको याद होगा एक बार इन्होंने प्रदेश के सबसे बड़े डकैत तहसीलदार सिंह को नेताजी के मुकाबले पार्लियामेंट का चुनाव लड़वाया था, नेताजी के मुकाबले। ये खुद अपराधियों के गैंग है। इसमें जितने अपराधी इसमें हैं, माफिया इसमें हैं, शायद किसी पार्टी में हो। जो इनकी पार्टी में आ जाता है तो जो कमल का हमाम जो से नहा लेता है वह साफ हो जाता है। नाम तो आपकी भी पार्टी के बाहुबलियों का लिया जाता है, प्रतापगढ़ कुंडा से गुलशन यादव, बाहुबली रमाकांत यादव, ऐसे तमाम नाम वो भी गिनाते रहते हैं। देखिए, हम तो इस बात को मान रहे हैं कि भाई कहीं न कहीं सभी दलों में हैं, लेकिन एक दल जिस दल में ज़्यादा हैं वह दल गुंडागर्दी पर रोक लगाने की बात करे, वह दल अपराध ख़त्म करने की बात करे, वह दल जीरो टॉलरेंस की बात करे, तो उसके मुंह से बात शोभा नहीं देती। क्योंकि आज स्पष्ट जनता देख रही है कि किन लोगों के साथ क्या हो रहा है और किस बिरादरी के लोग, बड़े बड़े माफिया आराम से घूम रहे हैं, पुलिस के संरक्षण में घूम रहे हैं। ये तो जनता देख रही है। तो जनता भी इतनी ऐसी नहीं है कि वह नहीं समझ पा रही है जोगी जी के जातवाद को। जनता के लिए सब बातें मायने रखती हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, नहीं तो चुनाव दर चुनाव बीजेपी जीत के रथ पे आगे बढ़ते ही जा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। यह चुनाव दर चुनाव जितना, कोई कहता था कि कांग्रेस का सूरज डूबेगा, कोई कहता था कि हिटलर भी अपने मौत मरेगा, कोई दुनिया इस बात की गवाह है।
जिन लोगों ने समझा कि अब हमारी सरकार आ गई, हमेशा रहेगी, वही लोग धोखा खाए हैं, वही लोग हारे हैं और वही लोग फिर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है जी। वो 2024 में चूर चूर हो जाएगा। आज बदले की भावना से काम लेना, लोकतंत्र में नेताओं का उत्पीड़न करना, जबरदस्ती किसी के खिलाफ कार्रवाई करके अपने समर्थन कराने की बात करना, लोगों को फंसा करके फर्जी केसों में फंसा कर जेलों में डालना, ये लोकतंत्र है? यह संविधान कहता है? यह तो मैं समझता हूँ सीधे इस तरह की पहली पार्टी है जो राजनीति को दुश्मनी की तरह से ट्रीट कर रही। अभी आपने देखा अखिलेश यादव सारस देखने चले गए। उस सारस को, जिसको एक आदमी इंसान ने उसके इंजर्ड सारस को मदद करके, दवा इलाज करके उसको ठीक किया, और उस पक्षी में इतना प्रेम जागा कि उसके साथ रहना स्वीकार किया, उसके साथ खाना स्वीकार किया, उसके साथ सोना स्वीकार किया। प्रेम की भाषा पक्षी समझ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते, नफरत की भाषा समझते हैं। वो इंसानों में लड़ाते हैं तो पक्षियों में लड़ाने के लिए उनके लिए कितनी बड़ी बात। अखिलेश जी बड़े करीब से मॉनिटरिंग कर रहे हैं उस पक्षी की। वहाँ पक्षी विहार से, सरसपुर का जो पक्षी विहार था, वहाँ से उड़ के वो दूसरी जगह कहीं किसी गांव में पहुँचा है, और लोग बता रहे हैं कि वो आरिफ के गांव की तरफ, उस लड़के के गांव की तरफ वापस आ रहा था। तो अखिलेश जी ने ही ट्वीट करके उस वीडियो को पब्लिकली किया और बताया कि क्या नाम है, बीजेपी को भी इस बहाने उन्होंने उसमें लपेट लिया। तो क्या सारस के बहाने राजनीति हो रही है या वाकई सारस के प्रति अखिलेश जी का प्रेम है? नहीं, देखिए, हर जीव के प्रति इंसान का प्रेम होना चाहिए। नेताजी कहते थे जो व्यक्ति संवेदनशील नहीं होगा, चाहे इंसान के प्रति चाहे किसी तरह के जीव के प्रति, वह नेता नहीं बन पाएगा, वह नेता नहीं होगा। यानी संवेदनापूर्ण होना चाहिए। संवेदनापूर्ण होना चाहिए, चाहे वो जीव के प्रति हो, चाहे इंसान के प्रति हो। तो आज जो सारस जिस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है, हमको भी तकलीफ हो रही है कि भाई वह सारस जिसको उसने दवा इलाज करके ठीक किया, मर जाता वो सारस जी, दवा इलाज उसने करके ठीक किया, वह सारस को अपने साथ रखा, उसका मित्र बन गया है, तो फिर उससे क्यों जुदा कराया जा रहा है? उससे क्यों अलग किया जा रहा है? उसका क्या अपराध है? किसी की मदद करना और प्रेम से उसकी सेवा करना यह अपराध है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का कतई किसी से लगाव नहीं है, न इंसान से, न पेड़ पौधों से, न जीव से है। उसका केवल लगाव पूंजीपतियों से है। उसका केवल लगाव किस तरह से हम समाज में चाहे गंदगी पैदा करना हो, चाहे नफरत कितना भी घोलना हो, घोल करके हम सत्ता में आए। इस तरह देश आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे लोग देश को बर्बाद करते हैं। आज देख रहे हैं जहाँ धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है, सभी मुल्क बर्बाद हो रहे हैं जी, सभी मुल्क बर्बाद। आप कहते हैं पाकिस्तान ऐसा कर रहा, वैसा करता। धर्म आधारित जितने भी राष्ट्र हैं सब तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। आप भी चीन के बारे में नहीं कहते, और उनके विदेश मंत्री इस बात को स्वीकार किए कि चीन की जो गतिविधियां हमारे बॉर्डर पे हैं वो चिंताजनक हैं। चीन हमारे बॉर्डर पर तमाम फोर्स जमा कर दिया है, उससे हमारी चिंता बढ़ रही है, और इस आधार पर हमको विचार करना होगा, हमको बात करना होगा। कभी प्रधानमंत्री जी का भाषण आया कि चीन से हम निपट लेंगे, कभी अमित शाह का भाषण आया चीन से हम निपट लेंगे, कभी किसी उनके बड़े नेता का ये भाषण आया कि हम चीन को उसकी औकात बता देंगे या उसके घर में घुस करके मारेंगे। केवल पाकिस्तान में वोट लेने के लिए कि मोदी जी हैं हम उनके घर में घुस के मारेंगे, तो पाकिस्तान को तो आप 1 घंटे में ठीक कर लेंगे, लेकिन चीन को ठीक करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीन हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है। आपके हिसाब से पाकिस्तान जो है सत्ता पक्ष के लिए राजनीतिक रूप से काफ़ी मुफीद है, इसलिए बार बार चुनाव के समय में पाकिस्तान पे सारी बातें केंद्रित हो जाती हैं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आखिरी 2 सवाल हैं छोटे छोटे, उनमें से मैं पहला पूछ लेता हूं आपसे। अखिलेश यादव ने जो हाल ही में राजनीतिक तमाम दौरे किए हैं, अलग अलग राज्यों में गए हैं, उससे एक थर्ड फ्रंट को लेकर के एक नई उम्मीद जगी है और कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ा है राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश यादव की इस राजनीतिक दौरों से। तो
अखिलेश यादव ने भी कल एक बयान दिया है कि मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है। आपको इसके पीछे की क्या वजह समझ में आती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय आचरण है, जो उसकी रणनीति है, देश के सभी नेताओं को, जो प्रमुख नेता प्रमुख दलों के हैं, जो लोग पहल कर रहे हैं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर के हम लोग इसका जवाब देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना सकते हैं। लेकिन उनको इस बात का भी सबक लेना चाहिए कि इमरजेंसी के ज़माने में 1975 में इंदिरा जी ने देश के सभी महत्वपूर्ण नेताओं से लेकर के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं तक को बंद कर दिया था। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? उसका हश्र हुआ कि उस समय कांग्रेस पूरी की पूरी साफ हो चुकी थी। किसी को बंद करके दमन, उत्पीड़न, शोषण के आधार पर किसी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर यह बात भारतीय जनता पार्टी करेगी तो उसका जवाब भी जनता देने का काम करेगी। जिस दिन अखिलेश यादव पर ये निगाह डालेंगे, उस दिन जनता सड़कों पर रहेगी और जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। 24 के चुनाव में आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सकती है। तो ऐसे कौन कौन से समाजवादी पार्टी मुद्दों पे ध्यान, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो वो जनता के बीच लेकर के जाएगी, और बीजेपी की वही कौन कौन से ऐसी नाकामियां होंगी जिनको समाजवादी पार्टी जनता के समक्ष रखेगी? देखिए, हम तो भारत समाजवादी पार्टी के लोग नेताजी के कार्यकाल में और अखिलेश यादव के कार्यकाल में जो समरसता का वातावरण था, उस वातावरण को लेके भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और विकास की जो गंगा बहाई गई थी, विकास के तमाम काम जो हुए थे, पिछड़ों में जो छात्रवृत्ति थी, कन्या विद्याधन था, लैपटॉप था, शिक्षा में तमाम लोगों को मुफ्त शिक्षा देने का व्यवस्था की गई थी। चिकित्सा के क्षेत्र में कोई आदमी ऐसा ना हो जो गरीबी के कारण, पैसे के अभाव में अकाल मौत का शिकार हो, उसके लिए व्यवस्था की गई थी। किसानों को कैसे उनकी लागत का उचित मूल्य मिले, बिजली और खाद पानी की संपूर्ण व्यवस्था सरकार ने कराया था, और नहरों और ट्यूबवेल का पानी भी मुफ्त कराया था। खाद समय से मुहैया कराने का काम किया। बिजली के क्षेत्र में किसानों के ऊपर जुल्म नहीं होता था कि कहीं ये ज़्यादा गलत कनेक्शन से बिजली ले रहे हैं, कभी किसानों के ऊपर छापे नहीं पड़ते थे और किसान उसमें सुखी था। गन्ने का मूल्य 40-40, 45-45 रुपये बढ़ जाता था। अनाज का, गेहूं का मूल्य, धान का मूल्य बढ़ जाता था। लड़कों को नौकरियां दी गई, लड़कों के सिपाही, लेखपाल, आपका सेक्रेटरी, स्वास्थ्य विभाग में, सभी अन्य विभागों में तमाम लोगों को अखिलेश यादव ने नौकरी देने का काम किया और सभी वर्ग के लोगों को नौकरी मिली। कोई वर्ग नहीं था ऐसा जो नौकरी नहीं मिली। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो 108, 102 क्रांतिकारी कदम था, और यह पुलिस व्यवस्था प्रशासन के क्षेत्र में 100 नंबर एक क्रांतिकारी कदम था। और जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस डिपार्टमेंट का बढ़ाया, गाड़ियां दी, तमाम ऐसे सिस्टम बढ़ाए, इस तरह का काम किसी सरकार में नहीं हुआ था। तो ऐसे तमाम काम हुए जो उन्होंने पूरे सभी ज़िलों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया, चौड़ीकरण करने का काम किया। लोगों को व्यापार का, आप देख रहे हैं, उन्होंने एक्सप्रेस वे नाते बनाने का फैसला लिया कि उसके माध्यम से व्यापार बढ़ेगा, किसानों का अनाज उचित माध्यम से जाएगा जिससे उनके लागत का मूल्य मिलेगा। तो ये सारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके अखिलेश यादव प्रदेश को देश का उत्तम प्रदेश बनाना चाहते थे। यह बात हमारी समाजवादी पार्टी की देन है। और नेताजी ने हमेशा कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग भारत माँ की संतान हैं, और सभी लोग जब तक एक साथ नहीं रहेंगे, सभी लोग जब तक भाईचारा के आधार पर नहीं रहेंगे, तब तक हम विकास नहीं कर सकते। और इस नीति पर चल कर के नेताजी को संविधान सम्मत जो भी फैसला लेना पड़ा उन्होंने किया। और आज भी समाजवादी पार्टी उनके फैसले पर, उनके सिद्धांतों पर, उनके कार्यों पर आज भी समाजवादी पार्टी चल रही है। नेताजी ने हमेशा किसानों का पक्ष लिया, नेताजी ने हमेशा गरीबों का पक्ष लिया,
नेताजी ने हमेशा किस तरह से हमारी बच्चियां पढ़ें, आगे बढ़ें, गरीबों की, पिछड़ों की, उनको छात्रवृत्ति दिया, छात्र प्रतिपूर्ति दिया, जो टेक्निकल शिक्षा थी जिसमें उनको पैसे उनके पास नहीं होते थे, उन्होंने छात्र प्रतिपूर्ति का प्रावधान करके उन लड़कियों को, उन बच्चों को पढ़ने का अवसर देने का काम किया। तो ये जो योजनाएं उन्होंने चलाया वो सब नेताजी, कन्या विद्याधन, और जो किसानों को पेंशन देने का काम, महिलाओं को पेंशन देने का काम, ये तमाम जो काम अखिलेश यादव ने किया। बिजली के क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि जितना निर्माण उत्पादन के लिए उन्होंने कराया, आज भारतीय जनता पार्टी एक भी बता दी कि कोई निर्माण इन्होंने कराया। उसी समय का जो निर्माण कराया, उत्पादन का हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी वही उसी पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों के कार्यकाल में 8 साल 9 साल केंद्र के मोदी की सरकार में और 6 साल योगी जी की सरकार में, योगी जी ने भी कहा था कि हम 70 लाख लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। क्या नौकरी मिल रही है किसी को? आज जितने भी पब्लिक सेक्टर थे जिसमें आरक्षण मिलता, जिसमें आरक्षण के प्रावधान थे, वो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा है। आरक्षण कहाँ से मिलेगा? प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था हो नहीं रही है, और प्राइवेट सेक्टर में इस नाते बेचा जा रहा है कि लोग और गरीब हो जाएं। आउटसोर्सिंग पर, संविदा पर जो नौकरियां मिल रही हैं वो 10-12 हज़ार, 5-6 हज़ार उसका वेतन मिल रहा है। जहां चपरासी को, बाबू को 30, 35, 40, 50 हज़ार मिल रहे हैं, वहीं पर आउटसोर्सिंग के आधार पर 5 हज़ार, 6 हज़ार, 10 हज़ार में, आप बताओ इस महंगाई के युग में कैसे वो जी पाएगा, कैसे भरण पोषण कर पाएगा? इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, बशर्ते हम जनता को बता ले गए, जनता के बीच में हम जा कर के बताए, तो जनता निश्चित तौर पर इन बिंदुओं पर विचार करके भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए हटाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ भी गद्दारी की। अब क्या कहा था इन्होंने? कहा कि नोटबंदी चल जाएगी तो सारे आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, और नोटबंदी के माध्यम से पूरे देश में काला धन आ जाएगा और हम गरीबों में देने का, बांटने का काम करेंगे। क्या ये हुआ? क्या 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी मिली? 9 साल में 9 दिन 18 करोड़ लोगों को पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिल जानी चाहिए थी। आज नौकरी मिलने के बजाय जो प्राइवेट सेक्टर थे, इनके जो जीएसटी का कानून लागू किया, उसके चलते सारे जो फैक्ट्रियां थी वो बैठ गई, रोज़गार ख़त्म हो गया। लोग शहरों को छोड़ करके आज गाँव में किसी तरह से उनके 5 किलो अन्न पर जी रहे हैं, और जिस दिन वो लोग जान जाएंगे कि अन्न पे जी करके हम अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य हम खराब कर रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे बच्चे नहीं IAS हो पाएंगे, हमारे बच्चे नहीं नौकरी पाएंगे, उस दिन जब लोग ये जान जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की जो ठगी है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। उस दिन भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम हो जाएगा। चलिए तो साथियों, आप देख रहे हैं अग्नि परीक्षा का हमारा ये ख़ास कार्यक्रम, और जिसके इस भाग में हमने बातचीत किया है निवर्तमान जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हवलदार यादव जी से हमने बातचीत किया। उन्होंने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया, और हमने भी आराम से तफसील से हर एक मुद्दे को उनसे समझने की कोशिश की। इनका दावा है कि हम लोग 80 की 80 सीटें जीतेंगे, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनकी मेहनत किस तरह की है। आगे भी हम अपने खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा में अन्य नेताओं से, अन्य पार्टियों के नेताओं से, आम जनता से भी संवाद करेंगे, और देश की जनता 24 में अपनी अग्नि परीक्षा में किस तरह से खरी उतरेगी ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।